जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देखिए कि हिंदी के इलेक्टिव में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो 11 के एग्जाम देने वाले हैं उनके मन में कई प्रकार के सवाल चल रहे होंगे कि सर हिंदी इलेक्टिव से किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, किस टाइप के प्रश्न से बनेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को ही देखेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले बच्चों ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, ठीक है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, ठीक है बच्चों, क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको भी बेहतर तैयारी करनी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए बच्चों, तो बिना देर करते हुए हम लोग एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास 11 विषय हिंदी ऐच्छिक जिसको इलेक्टिव कहते हैं, निर्धारित समय 1 घंटा, अधिकतम मार्क्स 40। ठीक है, इस पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पी प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक का है। चलिए बच्चों, तो खंड क में पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पदांश दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना है। ठीक, गद्यांश है तो गद्यांश को पढ़ना है और उससे जो रिलेटेड प्रश्न रहेगा उसको हम लोग आंसर देना है। ठीक है, तो बेटा देखिए सबसे पहला कह रहा है कि भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। अब समझिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, आप समझिए बच्चों, कह रहे उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या होगा। तो भाग्य, पुरुषार्थ, सफलता और संकल्प शक्ति। तो क्या होगा बच्चों, तो पुरुषार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। यानी कह रहा है किस वाक्य से यह अर्थ निकल रहा है बेटा कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो अभी हमने जस्ट देखा गद्यांश में, तो भाग्य और पुरुषार्थ कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरा कह रहा है जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। तीसरा कह रहा है जैसा बीज बोया जाएगा वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। ठीक है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ पे होई। ठीक है, तो जिसका पेड़ बोओगे बेटा फल तो उसे ही मिलोगे ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को मदद करना चाहिए। अनुच्छेद में यह क्या संदेश दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अनुच्छेद में यह क्या संदेश दिया गया, यानी क्या संदेश देना चाह रहा है, भाग्यवादी बनने का या फिर पुरुषार्थ करने का। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सी और डी हम लोग नहीं देखेंगे। कह रहे संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। अब समझिए समास की बात आ जाएगा, तो यहाँ पे संकल्प शक्ति, तो संकल्प शक्ति में कौन सा समास हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही। कह रहे निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी प्रश्न से 8 तक के जो प्रश्न है उनको उत्तर देने के लिए उसको पढ़ना होगा बेटा। जाति हायरे जाति, कर्ण की हृदय क्षोभ से डोला, कुपिती सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ठीक है, अब समझिए इससे क्या कह रहा है। कह रहा है इन पंक्ति में कवि ने किन चीज की चर्चा की है। तो किन की चर्चा किया भाई, तो इनमें जाति भेद की चर्चा किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बेटा, 6 में कह रहा है कि कौन केवल जाति जाति रटते हैं। तो जो पाखंडी लोग होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, तो केवल जाति जाति
रटते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? अब इसको जो हम लोग पढ़े उनमें सबसे उपयुक्त जो शीर्षक है आपको क्या लग रहा है क्या है? पाखंड, भुजदंड, वीर और जाति। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें सबसे जो उपयुक्त शीर्षक निकल के आ रहा है वो है जाति। मैं क्या जानू जाति में कौन सा अलंकार है? अब सुनिए, मैं क्या जानू जाति में से कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? ये प्रश्न अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ठीक है। अब जो 9 है बेटा वो खंड ख का है, ठीक है। रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम। कह रहा है छापाखाना से संबंधित निम्न से सही जोड़ा कौन सा है? छापाखाना, ठीक है। तो 1556 गोवा, 1558 अहमदाबाद, 1555 सूरत, 1556 अहमदाबाद। तो बेटा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1556 गोवा। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र है वो कौन था? तो कौन था बेटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? अब जो समाचार होते हैं उनमें कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 4 और बेटा 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6। कह रहा 12 किस प्रकार की पत्र व्यवहार में अभिवेदन समापन भवदीय का प्रयोग होता है? यानी किस प्रकार की जो पत्र होता है, ठीक है, व्यवहार में निवेदन जिसको समापन करते हैं उसमें भवदीय का प्रयोग करता है। औपचारिक में, अनौपचारिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा किस में हो जाएगा? तो जो औपचारिक प्रकार के जो पत्र होते हैं उनमें अंत में जब समापन करते हैं तो वहां लिखता है भवदीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सॉरी 13 किस समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है? पत्र लेखन में, फीचर लेखन में, रिपोर्ट लेखन में और संपादकीय लेखन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संपादकीय लेखन में, ठीक है, संपादकीय लेखन में। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? यानी किसी जो एक विषय सब्जेक्ट हो जाएगा उन पर अगर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार जो लिखेंगे वो क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, रूपक, आलेख या फिर रिपोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा ये आलेख हो जाएगा। क्या संचार अनुभवों के साझेदारी है? संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का यह कथन है? यानी संचार जो है अनुभवों का एक साझेदारी है बेटा, यह किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? विल्बर श्रेम, उपरा विनफे, गौरी लंकेश और रवीश कुमार। तो किसका था बच्चा? कहोगे सर इसका जो ऑप्शन नंबर ये होगा विल्बर श्रेम। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? यानी जो प्रिंट है इनके माध्यम में आविष्कार का जो श्रेय है बेटा किसको है? ठीक है, कहोगे सर गुटेनबर्ग का है। किसका है? गुटेनबर्ग का, ठीक है। यानी सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार जो है किसने किया है? गुटेनबर्ग ने। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है क्या? समाचार पत्र, आलेख, इंटरनेट और टेलीविजन। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? अब समझिए बच्चा कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रति संदेश में निहित अर्थ को समझना। क्या होता है?
प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्रम संख्या 19 से 22 तक जो है उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे। ठीक है, कहां तक देना बेटा? 19 से 22 तक के। ठीक है, जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। कह रहे खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमसे बड़ना ही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रोही कर तासो को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सुरदास प्रभु खेलैया चाहत, दाऊ दियो करी नंद दोहैया। अब इसको थोड़ा सही से आप लोग पढ़ लीजिए और इससे जो रिलेटेड प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग उत्तर देंगे। क्या प्रस्तुत पंक्तियों में के कवि कौन है? अब जो इस आप लोग ने पढ़ा बच्चों, इनका जो कवि है वो कौन है? तो इनका जो कवि है बेटा वो सूरदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे उपयुक्त पंक्तियों में केंद्र में क्या है? उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है बेटा? करुणा, वीरता, वैराग्य और वात्सल्य। तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ किनके भी संवाद हो रहा है? तो यहाँ पे जो संवाद की बात हो रही है बेटा वो कृष्ण और सुदामा के बीच का हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है? अब ये जो पंक्तियां आप लोगों ने पढ़ा ये किस भाषा में रचित है बेटा? ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। आप समझिए, कबीरदास किस काल के कवि थे? तो जो कबीर था बेटा, आप लोगों ने इसकी वाणी को अच्छे तरीके से सुना होगा। ये किस काल की कवि थे? ये भक्ति काल की कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये। देव की रचना हंसी की चोट का छंद क्या है? बात करें देव की रचना हंसी की चोट का छंद क्या है? दोहा, चौपाई, सवैया और घनाक्षरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रसवैया। घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? जो घर की वापसी कविताएं है वो आधुनिक जीवन की किस समस्या से अवगत कराती है बेटा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, किससे कराती है? गरीबी से संघर्ष परिवार की समस्या। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जो गरीब से संघर्ष कर रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आप यहाँ सही हो जाएगा। जाग तुझको दूर जाना कविता का क्या प्रेरणा देती है? जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा दे रही बेटे? तो क्या दे रही है? मोह माया के बंधन में जकड़े मानव की जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। ठीक है, प्रश्न संख्या 28। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहे कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। अब समझिए, इससे जो रिलेटेड प्रश्न है उसको हम लोग आंसर देंगे। कह रहे प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है बेटा? अब आप लोग याद कीजिए कि ये जो पंक्तियां आप लोगों ने पढ़ा ये किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो बेटा ये ईदगाह से लिया गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ईदगाह। उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो बेटा जो उपयुक्त गद्यांश में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे समझ में तो आ ही गया होगा, ईद की जो नमाज होते हैं ना उसका वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी जो सिजदे शब्द का प्रयोग किया गया इसका अर्थ क्या होता है बेटा? तो इसका अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है?
अब आप लोगों ने जो पंक्ति पढ़ा, इनके लेखक कौन है? अमरकांत, रांगे राघव, प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाई। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? आप लोग याद कीजिए बेटा, दोपहर का जो भोजन है, ठीक है, तो उसमें से शीर्षक जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा उसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो कहोगे सर कि इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया है? क्या बेचने वाले? तो टॉर्च बेचने वाले जो पाठ था बच्चों, याद कीजिए, उसमें किस प्रकार का प्रहार किया है? ठीक है, तो 33 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर अस्थाओं का बाजारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गहरा बहरा कहा है? यानी जो गूंगे कहानी है उसमें लेखक ने किन लोगों को गूंगा और बहरा कहा है? तो किन लोगों को कहा है बेटा? जो संवेदनशील लोग हैं उनको कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। खानाबदोश किस विद्या की रचना है? जो खानाबदोश है वो किस विद्या की रचना है? कहानी, संस्मरण, डायरी और उपन्यास। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? माने ये जो बताया बेटा वो किसने बताया, कैसे, किसका मानना था ये? सावित्रीबाई फुले, प्रेमचंद्र, अमरकांत या ज्योतिबा फुले? ये किसका मानना था बेटा? तो ज्योतिबा राव फुले का। कह हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विद्या की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी और निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। कह रहा है अंतराल भागवान में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया? तो किसका किया गया है बच्चा? तो बचपन और युवा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कह रहे विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। 40वां और लास्ट प्रश्न है, कह रहे शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था बेटा? तो अच्छे पंडित थे। कौन थे? अच्छे पंडित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 40 एमसीक्यू प्रश्न को देखा कि हिंदी इलेक्टिव में किस प्रकार के प्रश्न देखे जाएंगे, किस प्रकार की पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार की प्रश्न को आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स करके आओगे, स्कोर करके आओगे। तो इसी प्रकार के और भी जो सेट है बच्चों उसको आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। और जितने भी आप लोगों ने पाठ पढ़ा है उन पाठ का जो कवि है उसको आप लोग थोड़ा रट लीजिए, याद कर लीजिए। एक दो कवि को निश्चित है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसाई ना करें, ताकि इससे बेहतर वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।